मिला जहरीली गैस रिसाव की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। घटना से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बीसीसीएल के प्रति लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सुबह नहीं उठने के बाद परिजन अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। झरिया के पूर्व विधायक SNMMCH पहुंचे और गैस रिसाव से मौत होने के बाद मृतक ने अपने आक्रोश के वजह से देखिए कैसे मृतक के परिजन जो हैं वो अपना आपा खोते नजर आए और विरोध जाहिर किया गया कि हालात ऐसे हैं कि यहां पर एक एक दिन लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। बीसीसीएल इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए लोगों का आक्रोश बीसीसीएल को लेकर फूटता हुआ नजर आया। तो ये वो तस्वीर है जहां आपको जमीन के नीचे आग धधक रही है और जो गैस यहां से निकल रहा है वो सांस पर भारी पड़ रहा है और यही वजह है कि गैस रिसाव से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजन जब उसे बेसुध हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और लोगों की नाराजगी फूटनी शुरू हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है। झरिया में ये हालात इस तरीके से बने हुए हैं कि कब किसकी जान चली जाए कहा नहीं जा सकता है और इसके लिए अगर कोई दोषी है, कोई जिम्मेदार है तो वो बीसीसीएल है। और अब लोगों की नाराजगी के बाबत यहां पर जनप्रतिनिधि भी उनके साथ खड़े। सुबह दरवाजा नहीं खुल रहा था तो आस पड़ोस के हम लोग जा करके खुलवाए। पीछे दरवाजा नहीं खुल रही थी तो लास्ट में दरवाजा को तोड़ना पड़ा तो देखे कि पलंग पर लेटी हुई है और मुंह से झाग निकल रहा था। तो निश्चित रूप से यह जहरीली गैस के कारण प्रियंका देवी की मौत हुई है और कहीं न कहीं बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है। हम लोगों को तो पता चला फोन के माध्यम से कि सुरेंद्र भैया का मृत्यु हो गया है। तो सुरेंद्र सिंह उम्र 40 वर्ष के लगभग। हम लोग के पड़ोसी हैं केंदुआडी, जहाँ गैस रिसाव हो रहा है। क्या पूरा मामला वही गैस के कारण हुआ है। और इस खबर पर संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? बीसीसीएल प्रबंधन पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या इसे लेकर प्रबंधन का कोई औपचारिक बयान आया? फिलहाल तो इस मौत के बाद किसी तरह की औपचारिक बयान बीसीसीएल या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं आया है, लेकिन इससे पहले भी 2 महिलाओं की मौत गैस के रिसाव के कारण हुआ था और अब फिर से एक बार सुरेंद्र सिंह की मौत भी सामने आई है। और इसे लेकर जब सूचना मिली तो झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह जो है सब मौके पर पहुंचे और वहां पर जो है तो सभी से जो परिवार है उनसे ढड़ास बढ़ा है। वहीं संजीव सिंह का भी कहना है कि लगातार गैस रिसाव के कारण जो है तो ये मौत हुई है और इससे लोग जो है भयभीत और आक्रांतित है। फिलहाल अब इस मौत की घटना के बाद केंदुआडी में फिर से एक वही डर और भय का माहौल बन रहा है क्योंकि 3 संजय, लेकिन सवाल ये है कि ये तो लोगों की आशंका है। डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मौत की असल वजह क्या रही? फिलहाल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सुरेंद्र सिंह की मौत गैस रिसाव से हुई या अन्य कारणों से हुई। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं उनका कहना है कि 3 तारीख से जो गैस रिसाव जहरीली हो रहे थे उसके बाद से लोगों में एक भय और आतंक का माहौल था और 2 मौत होने के बाद वह भय और भी अधिक बढ़ गया था। इसके बाद डीजीएमएस हो, IT आइसम हो या फिर CPDI हो, वह वैज्ञानिक तरीके से इस गैस रिसाव को जहरीली गैस रिसाव लोगों की मांग क्या है संजय अब ऐसी घटना के बाद? लोगों की स्पष्ट मांग है कि जो जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है उसे तत्काल किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि अभी तक अगर कहा जाए तो 6 बोरहोल किए गए हैं और इसमें से 2 ही बोरहोल में जो है तो नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की गई है और बाकी 4 में अब तक जो है उसकी शुरुआत नहीं की गई। इधर कुछ दिनों से ये मामला शांत था, लेकिन जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह की मौत सामने आई है ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। ये वही सुरेंद्र सिंह है जिस दिन एक महिला की मौत हुई थी तो ये व्यक्ति ही अस्पताल में उस महिला को लेकर पहुंचे थे और अब जो व्यक्ति महिला को लेकर पहुंचे थे उस व्यक्ति की भी मौत हो गई और जो सुरेंद्र सिंह पहले ही इस तरह की घटना को लेकर अनहोनी की आशंका जताए थे जब केंदुआडी थाने में। बिल्कुल, और अब देखना होगा संजय गुप्ता की बीसीसीएल की तरफ से क्या कहा जाता है, स्थानीय प्रशासन क्या कहती है और जांच रिपोर्ट जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कही जा रही है सामने आएगी, उस रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। अपने इस दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गुमला के जतरा समापन समारोह में शामिल हुई और इस दौरान राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर
तीनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रपति का आदिवासी रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। प्रदान करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही और बड़ी खबर रांची से, जहां हेमंत सरकार की नए साल पर सौगात सामने है। मोरहाबादी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जेएसएससी सीजीएल में चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चयनित ये जो अभ्यर्थी हैं, उनकी कुल संख्या 1910 है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र हासिल होने वाला है। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री भी यहां पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे। मोरहाबादी ये ऐतिहासिक मैदान और एक और यहां पर नियुक्ति पत्र से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आयोजित सरकार की तरफ से, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आखिरकार अंजाम तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और जाहिर है कि 1910 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी किस पद के लिए आपका चयन हुआ, नाम क्या है? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार तिवारी, मैं धनबाद का निवासी हूँ। मेरा चयन इसमें झारखंड में सचिवालय सहायक में हुआ है। मैं ऑलरेडी अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। लंबी प्रक्रिया के बाद बेटे को सफल मिली है। घर में कितनी खुशी है इस बात की? बहुत खुशी है। हाँ। कितने बेटे हैं आपके? पुत्र? 2 बेटे हैं। ये बड़ा है कि छोटा है? छोटे। क्या बात है। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राजू है और मैं धनबाद से हूँ और मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पे हुआ हो और मैं पहले से रेलवे में कार्यरत हूँ एज ए गुड्स ट्रेन मैनेजर और मैं पिछले 5 साल से रेलवे को सेवा दे रहा हूँ और झारखंड में आने की अलग खुशी है क्योंकि अपने राज्य में सेवा देने का अवसर मिला है और इसके लिए मेरे पूरे परिवार बहुत खुश है और साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपके पिता क्या करते हैं, नाम बताइए? मेरा नाम संजीत कुमार रजक है, मैं गिरिडीह से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। इसके पहले मैं रेलवे में गुड्स गार्ड के तौर पर। तमाम लोग देख रहे हैं, सभी लोग रेलवे से हैं। हाँ, रेलवे में कार्यरत हूँ और चूँकि झारखंड में ऐसा इलेक्शन हुआ है एसओ के पद पर, तो अब झारखंड में सेवा करने का मौका मिला है। सर, मेरा नाम तन्मय मंडल है, मैं कलेशुल प्रखंड के धनबाद जिले का निवासी हूँ। मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर हुआ है और ये खुशी की बात है। मैं भी विगत 5 वर्षों से रेलवे में कार्यरत था। इंजीनियर वर्कशॉप सीनी चक्रधरपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है और एज ए टेक्नीशियन मैं वहाँ पर कार्यरत था। यहाँ पर मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर आज हमको नियुक्ति मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा लड़का है, बड़ा लड़का है ये मेरा, 2 लड़का है मेरा। रेलवे में पहले था, अभी इसमें आया और बड़ी खुशी की बात है। मेरा नाम राहुल कुमार साहब है, मैं धनबाद झारखंड से हूँ। आप भी पहले किसी सेवा में हैं? जी, मैं एसएससी सीजीएल सेंटर सीजीएल के थ्रू डिविजनल अकाउंटेंट के पद पे अभी पोस्टिंग फिलहाल। नहीं, आपकी पहली नौकरी है? नहीं, ये मैं पहले जॉब कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ये दूसरी होगी। तो पहले भी वर्तमान में कहाँ हैं? अभी भुवनेश्वर में एजी ऑफिस वहाँ पे। जी। आप इनके पिता? नाती है मेरा। अच्छा, नाना जी साथ में आए हैं, क्या बात है भाई। नाना जी, अब तो नाती जो है घर के बगल में आ गए। वो बहुत अच्छा बात हुआ, बहुत खुशी की बात हुआ कि दूर से नज़दीक आ गया। हाँ, बस इसीलिए बहुत खुश है। हाँ, अपने स्टेट में सेवा करने का मौका मिलेगा। जाहिर है कि ये परीक्षा जो है जेएसएससी सीजीएल, ये परीक्षा लंबे समय से विवादों में रही। पेपर लीक का आरोप लगा इस पर, उसके बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब जो है नियुक्ति का रास्ता खुला। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब जो है 1910 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं और उससे पहले सियासत इस पर देखिए बेहद तेज है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने परीक्षा की लेट लतीफी पर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए, जब एक भी परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई थी। कौन सी नीति है? सरकार को बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सभी परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए और समय पर उसका रिजल्ट होना चाहिए, तब उसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो भी परीक्षाएं हों समय पर रिजल्ट का प्रकाशन हो
और समय पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। अब ऐसे में बीजेपी का आलोचना करना तो स्वाभाविक है। रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया, और अब जब सरकार आगे कदम बढ़ा के काम कर रही है तो लगातार बीजेपी का पीआईएल गैंग इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। खबर हजारीबाग से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरेडारी की बदहाली और दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने के आरोप में सहिया कर्मियों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सहियाओं ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पुतला दहन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारी प्रखंड कार्यालय से मार्च करते हुए किरेडारी चौक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। सहियाओं ने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन के मामले को उठाया और कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही सहिया संघ की जिला अध्यक्ष सरिता देवी ने कहा कि कार्रवाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार तक हड़ताल यूं ही चलता रहेगा। हड़ताल से एएनसी, टीकाकरण, प्रसव और परिवार नियोजन की सेवाएं इस वक्त प्रभावित होंगी। करना है तो पूरा हॉस्पिटल में ही हर जगह तो वही होना चाहिए ना कि अब टॉर्च जला के ऑपरेशन किया जाए। तो इसीलिए जब सहिया लोग तो आप समझदार हो गए है कितना उसको पेशेंट को, एक पेशेंट के बुलाने के लिए कितना तरह के उसको हम लोग को मोटिवेट करना है, कितना तरह की बात समझाना होता है और लेके आते हैं तो कोई सहिया गलत काम करते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ये ग्रामीण को अगर किसी तरह की परेशानी हो जाता है तो पूरी जवाबदेही एक सहिया के ऊपर आता है। और जब ये बात थोड़ी सी निकली तो यहाँ के प्रभारी सर का कहना है कि आपने कैसे घुस गए, सहिया प्रेरित करके लाती है गांव से, और प्रभारी सर का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में सहिया क्यों घुस गए। सहिया के सहारे ग्रामीण है और प्रभारी सर बोल रहे हैं, इसीलिए आज एक दिवसीय हम लोग धारणा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रातू रोड फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ एनएचएआई निर्माण कंपनी, केसीसी और झारखंड ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने पिस्का मोड़ के पास फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास और ओपन एरिया का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एक अंडरपास को यू टर्न, दूसरे को स्पोर्ट्स कोर्ट और ओपन एरिया को पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं दूसरी तरफ फ्लाईओवर के दूसरे सिरे पर नगा बाबा खटाल के पास हर दिन लग रहे जाम को लेकर भी सबवे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। और एनएच के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पर अगर पार्क डेवलप हो जाता है तो 10,000 स्क्वायर फीट में वॉकिंग ट्रैक बन जाए, अच्छी ग्रीनरी हो जाए, हम अपनी तरफ से ओपन जिम लगा देंगे और एक आकर्षक हो जाएगा। 10,000 स्क्वायर फीट लोगों को टहलने के लिए योगा करना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बैडमिंटन हो जाए, जैसा पटना में हुआ है, अहमदाबाद में भी हुआ है, वैसे ही अगर यहाँ हो जाए। और झारखंड ओलंपिक संघ तैयार है कि वो खर्चा वो करेंगे, कैसे वहाँ उसको मेंटेन करना है, बिजली है, पानी है, फिर उसके बाद अन्य व्यवस्थाएं हैं, तो वो डेवलप हो जाएगा। रांची से बड़ी खबर है, जहां रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और कैलाश कोठी के मालिक को रिम्स प्रबंधन का नोटिस भी दिया जा चुका है। निर्माण तोड़े को लेकर 72 घंटे का समय भी दिया गया है। सोमवार को ये नोटिस चिपकाया गया, लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर ही नोटिस की कॉपी को कैलाश कोठी के जिस मुख्य द्वार पर चिपकाया गया था वहां से हटा दिया गया। ये वो पहली तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको नोटिस लगा हुआ दिख रहा होगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कैलाश कोठी के मालिक को कि आप इस अतिक्रमण को हटा लीजिए, अन्यथा इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ठीक 24 घंटे के अंदर देखिए अगले ही दिन नोटिस को गायब कर दिया गया। तो आपको बताते चलें कि कैलाश कोठी के मुख्य गेट पर वो नोटिस अब नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि कैलाश कोठी के ऊपर एक और तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा गया कि बिना इजाजत के प्रवेश अंदर वर्जित है, कोई आ नहीं सकता है। हम आपको वो नोटिस भी दिखा रहे हैं जो कि कैलाश कोठी के मुख्य द्वार पर चिपकाया गया था। वहीं दूसरी तरफ वो नोटिस हटा दी गई है और अब यहां पर किसी तरह का कोई नोटिस आपको दिख नहीं रहा होगा।
राजधानी रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान जो अभियान चला उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो कोठी रही वो रही कैलाश कोठी। कैलाश कोठी का जिक्र बार बार आया और हम आपको दिखलाते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रिम्स प्रबंधन ने कैलाश कोठी के मुख्य द्वार पर एक नोटिस लगा दिया था। उस नोटिस में यह साफ था कि आप 72 घंटे के अंदर अपना जो है इस निर्माण कार्य को खुद तोड़ लें, नहीं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन जो नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था वो नोटिस जो है उससे फिलहाल मुख्य द्वार पर वो नोटिस कहीं नज़र नहीं आ रहा है। शायद नोटिस को यहाँ से हटा दिया गया है। देख सकते हैं कैलाश कोठी जहाँ लिखी है उसके ऊपर ये लिख दिया गया है, एक तख्ती लगा दी गई है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना अनुमति अंदर आना मना है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको साफ रिम्स प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि 72 घंटे के अंदर आप अतिक्रमण जो है ये इसे खुद हटा लें, नहीं तो 72 घंटे के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि ये पूरा जो परिसर आप देख सकते हैं, ये पूरा परिसर जो आप देख सकते हैं, ये पूरा परिसर तकरीबन 35 डिसमिल में है और अब ये 35 डिसमिल जो है इस पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 148 अवैध निर्माण जिला प्रशासन की ओर से हटाया जा चुका है। आप इस कैलाश कोठी के अगल बगल जहाँ भी जाएंगे हर जगह आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे, अपार्टमेंट तक तोड़ा गया है। ऐसे में कैलाश कोठी को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन अब जो आदेश आया है उसमें आपको सीधे कैलाश कोठी को भी, जहां यह अतिक्रमण है 35 डिसमिल की ज़मीन है, इसे भी हटाने का आपको आदेश जारी कर दिया गया है। अब 72 घंटे के बाद अगर जो निर्माण कार्य है खुद इसको ध्वस्त नहीं किया जाता है तो फिर प्रशासन जो है यहाँ कार्रवाई करेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली बड़ी खबर धनबाद से, जहां जेवर दुकान से चोरी की गई है। शटर काटकर चोरों ने यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ये चोरी की घटना हुई है। सीसीटीवी अब खंगाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए जब अपराधियों की तलाश की जा रही थी तो 4-5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में भी आए हैं। कतरास थाना क्षेत्र का ये मामला है। क्या नाम? सोना चांदी का जमुना दास विशेषर लाल के नाम से है और पुलिस लगी हुई है। पुलिस आ गई तुरंत, हमको घर से पुलिस ही लाई उठा करके। बड़ा बाबू तुरंत आ गए, डीएसपी साहब भी आ गए और उम्मीद है कि लोग इसका उद्भेदन करेंगे। कितना का माल भरा पड़ा ये हम नहीं बतला सकते, अंदाजा कुछ नहीं बतला सकते। जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब हम कुछ नहीं बतला सकते। इस प्रकार की घटना में कम से कम प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करके जल्द से ऐसे लोगों को उजागर किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि इस प्रशासन के प्रति एक सुरक्षा की भावना जगे कि प्रशासन आम जनता के साथ में है और इस तरह की घटना का आजम देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दे, कानूनी कार्रवाई के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिले। खबर जमशेदपुर से, जहां के मानगो नगर निगम का चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है। पहली बार मानगो में नगर निगम के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए तैयारी में जुट गई हैं। मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता की नाम की चर्चा सामने है। उनकी घोषणा की गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारे हारने के बाद मानगो की कई समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई हैं और मानगो की जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। मेयर प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने बन्ना गुप्ता के अधूरे कामों को पूरा करने का दावा किया है। बाद मानगो में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सारी स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, सड़कें यदा कदा टूट रही हैं, नालियां जाम हैं, इन पर भी व्यापक रूप से काम करने की जरूरत है और हम लोग जनता के हर सुख दुख में काम करेंगे और जनता को राहत देने का काम करेंगे। जो मेरे साथियों का, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटा है उसे मैं वापस से बढ़ाऊंगी, उनके मान सम्मान को लौटाऊंगी और जो बन्ना जी के द्वारा जो काम अधूरा रह गया है उस कर्म क्षेत्र में तो मैं उनके साथ थी, लेकिन अब मैं उनके कार्य क्षेत्र में भी उनके साथ साझेदारी करूंगी और उनके अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगी। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासी तापमान इस वक्त बेहद तेज है। बीजेपी इसे राज्य की सुरक्षा और डेमोग्राफी से जोड़कर देख रही है, तो वहीं जेएमएम इसे चुनाव से पहले वोटरों को प्रभावित करने की साजिश बता रही है।
एसआईआर के मुद्दे पर अब आंकड़े, आरोप और पलटवार तीनों सियासत के केंद्र में हैं। झारखंड की राजनीति में एक नया तूफान। चुनाव आयोग का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, फर्जी वोटरों की पहचान और मतदाता सूची की शुद्धता का दावा। बीजेपी ने झारखंड में एसआईआर को समय की जरूरत बताया। संथाल परगना का हवाला देते हुए कहा कि 1951 से 2011 के बीच आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई, यानी 16% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई, करीब 14% की बढ़ोतरी। बीजेपी का आरोप है कि ये बदलाव घुसपैठ का नतीजा है और एसआईआर लागू होने से ऐसे लोगों की पहचान होगी। एसआईआर समय की जरूरत है क्योंकि झारखंड पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बिल्कुल त्रिकोण पे बैठा हुआ है और जो बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और आप देखिए डेमोग्राफी किस तरीके से बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर बीजेपी चुनावी खेल खेल रही है। जेएमएम का आरोप है कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते उनके नाम काटने की कोशिश हो रही है। जो मंशा है केंद्र सरकार की कि चुनाव आयोग के माध्यम से हम वोटों के का जो वोटरों का इलेक्टोरल रोल होता है उसमें से नाम को काटा जाए, वैसे वोटरों का जो भाजपा को वोट नहीं करते। कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर झारखंड में सियासत दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। एक ओर बीजेपी इसे सुरक्षा और जनसांख्यिकी से जोड़कर जरूरी कदम बता रही है, तो दूसरी ओर जेएमएम इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दे रही है। चुनावी माहौल में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट। तो यहां रुकने एक छोटे से